Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 17th of December 2021, Friday. Inspiration of the day is the only difference between ordinary and extraordinary is that little extra. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Data Protection Bill MP's panel for widening scope. Joint committee that was headed by Mr. P.P. Chaudhary has finally presented its report on Personal Data Protection Bill. In short, we call it PDP bill. तो जो जॉइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को रिवाइज करने के लिए, उस पर अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करने के लिए उस पर्टिकुलर जॉइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है एंड एज पर द रिपोर्ट नंबर ऑफ चेंजेस हैज़ बीन रिकमेंडेड टू द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन. तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो कि 2019 में गवर्नमेंट लाना चाहती थी और जिसको लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज थी, तो उसके लिए एक जॉइंट कमेटी स्टैब्लिश करी गई थी जो कि मिस्टर पीपी चौधरी हेड कर रहे थे. तो अगर मेजर रिकमेंडेशंस की बात करें तो सबसे पहले जो रिकमेंडेशन दी है कमेटी ने, जो उसकी रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन है उसमें ड्राफ्ट लेजिस्लेशन के नाम को चेंज करने की बात करी है, इंक्लूडिंग ऑल्टरिंग इट्स नेम टू डेटा प्रोटेक्शन बिल. तो जो पर्सनल वर्ड है उसको ड्रॉप करने की रिकमेंडेशन दी है कमेटी ने. इसके अलावा अगर की चेंजेस की बात करी जाए तो डेटा लोकलाइजेशन की भी बात करी, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है काफ़ी टाइम से. इसके अलावा एक सिंगल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी DPA के एस्टैब्लिशमेंट की भी बात करी गई है, जो कि पर्सनल एज वेल एज नॉन पर्सनल डेटा दोनों को ही मैनेज करेगी. इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंशियस इशू था, जहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, पब्लिशर को उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया था जो कि वो पब्लिश करेंगे. तो इस क्लॉज को होल्ड ऑन किया है या रिटेन किया, हम ये कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर कमेटी ने. इट मीन्स इस पर्टिकुलर क्लॉज को चेंज नहीं किया है. कंसीडरिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पब्लिशर एंड होल्डिंग देम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेंट दे host, a mechanism to be followed for data protection when child comes of age. इसके अलावा डेटा के एक्सचेंज को, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज को लेकर भी कई सारी रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी है. द कमेटी हैज़ एग्जामिन्ड द बिल एंड मेड इट्स रिकमेंडेशन इन इट्स रिपोर्ट दैट इट हैज़ टेबल्ड इनटू द पार्लियामेंट. बट यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं, ऑल दीज आर द रिकमेंडेशंस, ये गवर्नमेंट पर किसी भी तरीके से बाइंडिंग नहीं है. इट मीन्स जो भी रिकमेंडेशन दिए डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लेकर के, चाइल्ड बेस्ड डेटा को लेकर के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, ऑल दीज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग फॉर और नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट. इसके अलावा कमेटी के या जो जॉइंट कमेटी है उसके जो कुछ मेंबर्स थे, उन मेंबर्स ने भी डिसेंट नोट सबमिट किया है. उनका ये कहना है कि जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के, इस पर्टिकुलर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है. इट मीन्स कुछ रिकमेंडेशन पर यूनानिमस वोटिंग नहीं हुई है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके ओपिनियन को कंसीडर नहीं किया गया है. इसीलिए कुछ मेंबर्स ने डिसेंट नोट भी सबमिट किया है ऑन दीज रिकमेंडेशन. उनका ये कहना है कि हम कमेटी के मेंबर तो थे बट हमारी बात नहीं सुनी गई. और जिन दो रिकमेंडेशन पर जो की कंसर्न है इन मेंबर्स के, जो डिसेंट मेंबर्स हैं, इनके जो कंसर्न है कि जो 2 रिकमेंडेशंस ऐसे हैं जहां पर उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है. वन इज़ वाइड एग्जेम्पशन गिवन टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द बिल, one, and second is inadequacy to ensure the independence of the proposed authority. It means गवर्नमेंट को जो एग्जेम्पशन दिए गए हैं उससे मेंबर्स को इशू है या उससे उनको कंसर्न है. दूसरा, जो भी DPA डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है, कॉन्स्टिट्यूट करने की जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उसकी इंडिपेंडेंसी को लेकर भी इशू है, क्योंकि उसको इनएडिक्वेट इंडिपेंडेंसी दी गई. इट मीन्स दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी विल वर्क अंडर द गवर्नमेंट purview, will not be the independent or autonomous body, and that is a key problem
दैट आर द की कंसर्न फॉर दीज मेंबर्स। हालांकि इस दोनों इशू पर कमेटी का अपना कहना है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो सोवरेन हैं या सिक्योरिटी के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई दे वांट टू एग्जाम द गवर्नमेंट फ्रॉम दीज particular clause of data protection bill. The committee has observed, since the government will be the significant data fiduciary as per the provision of the bill, it will have to establish SOPs in the ministers and department etc. to protect the huge amount of data that they collect. Data fiduciary, it means it is an entity that will control as well as store the data that all comes थ्रू द मिनिस्ट्रीज और कलेक्टेड थ्रू द मिनिस्ट्रीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और इसी क्लॉज को लेकर के गवर्नमेंट को क्यों एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जो डीपीए बनाई जा रही है उसको क्यों सोवरेन या हम कैसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट नहीं बनाया जा रहा, इन सारे इश्यूज पर मेंबर्स को, कुछ मेंबर्स को कंसर्न है, लेकिन उसको लेकर के कमेटी ने अपने अपने रीजंस बताए हैं। सो लेट अस सी इनमें से कितनी जो भी की प्रपोजल्स हैं, जो की रिकमेंडेशन है मिस्टर पीपी चौधरी हेडेड कमेटी के, जॉइंट कमेटी के, इसमें से किन किन रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट डेटा प्रोटेक्शन बिल में इम्बाइब करती है। सबसे पहला, चेंज द नेम ऑफ लेजिस्लेशन, देन डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नॉट एक्टिंग एज इंटरमीडिएट टू बी लायबल फॉर द कंटेंट दे होस्ट, wider exemption to the center government, independence of data protection authority is reduced as per the recommendations. Government but must ensure a mirror copy of the sensitive and personal data with foreign entity, restricting the cross-border data flow under certain circumstances, fiduciary dealing with the children's data to adhere the norms, data protection officers to be appointed by every single data fiduciary. So all these are the key recommendation or key changes proposed in the 2019 data protection bill. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। कंटिन्यू इंफ्रा पुश इन बजट इंडिया INC टू finance minister ahead of union budget. The number of deliberations are going on, जिसे हम बोलते हैं प्री बजट नेगोशिएशन, प्री बजट डेलिब्रेशन, प्री बजट डिस्कशन among the policy makers, strategists, economists and other stakeholders. So ahead of union budget 23, industry body advised the finance ministry or the finance minister and the top budget maker that government should continue its investment or its public investment in case of infrastructure sector, as well as should maintain the capital expenditure capex to enable the sustained economic recovery. जब से पैंडेमिक आया है, आत्मनिर्भर भारत के बाद से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से और कैपिटल एक्सपेंडिचर से करने से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बूस्ट नहीं होता, वो पर्टिकुलर सेक्टर ही बूस्ट नहीं होता, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में उनका होराइजन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ब्रॉडन होते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर के इकोनॉमिक रिकवरी तक कई सारे बेनिफिट होते हैं अगर गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और अगर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। क्या क्या, जैसे कि अगर बात करें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड मेंटेन इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पब्लिक होती है, उसका कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में बूस्ट होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, तो इट मीन्स जो इकोनॉमी के प्रॉस्पेक्ट्स हैं दे आर पॉजिटिव। तो गवर्नमेंट और पब्लिक, गवर्नमेंट है मीन स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का ही कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में बिल्डअप होता है। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको भी ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के साथ उनके भी सेंटीमेंट्स डेवलप होते हैं और गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है तो शॉर्ट टर्म में डिमांड भी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट होता है, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी आसान होता है, के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इंडिविजुअल पब्लिक के हाथ में इनकम आती है, दैट लीड्स टू डिमांड, डिमांड से फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और फाइनली और इवेंचुअली इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से इमेंस बेनिफिट आते हैं एंड दैट गवर्नमेंट इज डूइंग सिंस आत्मनिर्भर भारत स्कीम। और इसी को लेकर के जो प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है दैट गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू
its public investment in infrastructure and capital expenditure to enable the sustained economic recovery. Why? Because currently private sector is not all prepared to invest in that huge amount. और अभी जो प्राइवेट प्लेयर के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान से अगर आप वो देखें तो पेंडेमिक के टाइम से बहुत सारी कंपनीज ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान जो हैं वो होल्ड पर रख दिए हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अनसर्टनिटी, हर बार नया वेरिएंट आ रहा है और वेरिएंट को लेकर के हर बार सेकेंड वेव और थर्ड वेव के भी एंटिसिपेशन किए जा रहे हैं, दैट लीड्स टू अनसर्टनिटी इन द इकोनॉमी। इसीलिए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने फिलहाल के लिए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को होल्ड कर दिया है। तो जो पूरा ओनर्स है वो गवर्नमेंट पर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, एंड दैट इज़ वाई इंडस्ट्री एक्सपर्ट इज एक्चुअली सजेस्टिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री कि बजट जो आने वाला है उस बजट में गवर्नमेंट को प्रॉपर एलोकेशन करने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ऑन फ्राइडे आवर फाइनेंस मिनिस्टर and other official will meet the representative of service and trade sector and expert from infra and climate change verticals. इसके अलावा जो और अदर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि CII स्टैंड्स फॉर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम वी कॉल इट। तो जितने भी मेजर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट इज एक्चुअली होल्डिंग मीटिंग विद देम इन ऑर्डर टू हैव देयर ओपिनियन, इन ऑर्डर टू हैव देयर कंसर्न बिफोर प्रेजेंटिंग द बजट, बिफोर प्रिपेयरिंग द बजट। और इसी पर्टिकुलर नोशन पे बहुत सारे इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का ये यूनानिमस ओपिनियन है दैट कैपेक्स बाय गवर्नमेंट थ्रू इनहांस इंफ्रा स्पेंडिंग शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्रोथ। और अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी कि वो रिकवरी स्टार्ट कर सकें। इसके अलावा फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC एंड इंडस्ट्री बॉडी फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFC की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, हैड प्रपोज्ड टू द गवर्नमेंट दैट RBI is harmonizing the regulation governing the finance company with that of bank आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCA, जैसा कि इंट्रोड्यूस किया था रिसेंटली RBI ने NBFCs के लिए PCA फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। हम पिछले लास्ट 2 डिस्कशन से कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं इस PCA फ्रेमवर्क को। तो जो फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल है FIDC है, उसने गवर्नमेंट से ये कहा है कि अगर RBI हमें रेगुलेट कर रही है जस्ट लाइक ऑन पार विद बैंक्स, तो डेफिनेटली हमारे जो टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं वो भी बैंक से सिंक्रोनाइज होना चाहिए या उसी पर्टिकुलर PCA फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज होने चाहिए, ऐसा FIDC का कहना है। उनका कहना है देयर इज अ नीड टू सिंक्रोनाइज प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड रिकवरी एज वेल। दे हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट द tax deductions at source TDS for interest payment made to NBFCs। तो उनका ये कहना है कि अगर हमें PCA के फ्रेमवर्क में ऑन पार विद बैंक रखा जा रहा है तो हमारे जो टैक्सेशन प्रोविजंस हैं, रिकवरी प्रोविजंस हैं, जो हमें एग्जम्पशन मिलने चाहिए वो भी हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द इंटरेस्ट पेड टू NBFC, said the FIDC. But the said section allow exemption to person making interest payment to various institutions like bank, LIC and UTI। और इसी तरह के कई सारे सेक्शंस में जो एग्जम्पशंस हैं उसको डिमांड कर रहे हैं NBFCs की जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। उनका सीधा से कहना है अगर आप हमें बैंक की तरह ट्रीट कर रहे हो तो हमें बैंक की तरह प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करिए, एग्जम्पशन भी प्रोवाइड करिए। लेट अस सी हाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट विल take any action on it। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 6। Ministry likely to soften stance on 21st century issues at WTO। The Commerce Ministry has hinted a gradual softening of stance। किस बात पे? On contentious trade issues such as government procurement, e-commerce and the environment at WTO। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये हिंट किया है कि इस बार यानी आगे आने वाले टाइम में जो भी कंटेंशियस इश्यूज़ हैं ट्रेड से रिलेटेड WTO में, जिसमें हमेशा इंडिया को कई बार एलिगेशन फेस करना पड़ता है, जैसे कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, ई-कॉमर्स रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं WTO में, उन पर अब
कॉमर्स मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट इंडिया थोड़ा सा सॉफ्ट होगी बाय फर्स्ट नेगोशिएटिंग सच डील्स बायलैटरली विद द कंट्रीज अंडरगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो पहले तो ऐसे कंट्रीज जिनके साथ कंट्री का, इंडिया का FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, उन कंट्री से बायलैटरल नेगोशिएशन करके कंटेंशियस इश्यूज को रिजॉल्व करेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसके अलावा country can hold other negotiation with the multilateral bodies on these issues. A large number of countries are actually negotiating plurilateral or joint statement initiative on 21st century issues, e-commerce, environment and investment facilitation at WTO. And India has challenged those multi-plural or plurilateral joint statement initiative that they do not have the sanction of multilateral body and must not lead to modification to its rule book. और वेडनेसडे को 3 इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव के जो को स्पॉन्सर्स हैं वो मिले और दे हैव एग्रीड to put the environmental concern at the heart of future trade negotiation. environment ecology को लेकर के अब जो है वो कंट्रीज जितने भी FTA करेंगे या जितने भी ट्रेड डिस्कशन करेंगे उनको इन्वायरमेंट इश्यूज या इन्वायरमेंट इनिशिएटिव को हार्ट में या कोर में रखते हुए सारे डिस्कशन किए जाएंगे। इट मीन्स डेवलपमेंट को इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से मैच करते हुए ही ट्रेड किया जाएगा। 111 countries are negotiating an investment facilitation agreement as per the news. Earlier this month, 67 members of WTO has concluded a plurilateral on service domestic regulation aimed at making it easier for foreign service provider to access, understand, follow the procedure for getting authorization and license. And if you remember, we have discussed this particular news as well कि 67 जो WTO के मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने सर्विस डोमेस्टिक रेगुलेशन के लिए SDR के लिए कंसल्टेशन किया और कंक्लूड कर लिया। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी, जहाँ पर लाइसेंसिंग और मार्केट एक्सेस को लेकर के यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। दो इंडिया इज नॉट अपोज टू सच एग्रीमेंट एट द मल्टीलैटरल लेवल, बट येस इंडिया हैज़ सम पर्टिकुलर इशूज रिलेटेड टू, ये कह सकते हैं कि पेक्यूलर इशूज जो कि इंडिया से ही रिलेटेड है, एंड दैट इज वाई इंडिया वांट टू गो फॉर बाईलैटरल टॉक इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दीज मल्टीलैटरल और प्लूरीलैटरल्स नेगोशिएशन और एग्रीमेंट्स। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ऐसे कंट्रीज़ जिनके साथ हमारा FTA है या ऐसे और कंट्रीज़ जिनके साथ हमारा FTA साइन होने वाला है उनके साथ हमें नए ट्रेड डील बेस्ड ऑन ई-कॉमर्स, सर्विस रेगुलेशन, एनवायरनमेंट, इस पे आगे आने वाले टाइम में कुछ और ट्रेड डील्स या ट्रेड एग्रीमेंट्स देखने को मिले। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। रुपीज़ 18.6K करोड़ चेक्स नॉट क्लियर्ड एज लैक्स ऑफ PSB एम्प्लॉयज go on strike. So banking operations were impacted all across the country. बहुत जगहों पर, बहुत स्टेट में जो बैंक के ऑपरेशंस थे, जनरल ऑपरेशंस थे, वो ब्लॉक रहे। इसका रीज़न क्योंकि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉय ने 2 दिन की स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया है। किस वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं? दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बैंक प्राइवेटाइजेशन। एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट गुड फॉर बैंकिंग सेक्टर एज वेल एज फॉर देम, एंड दैट इज़ वाई दे आर गोइंग फॉर 2 day स्ट्राइक। और उस इन स्ट्राइक की वजह से अगर हम देखें तो बहुत सारे जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं वो इम्पैक्टेड रहे। अप्रॉक्सीमेटली 18.6K करोड़ के जो चेक्स हैं वो क्लियर नहीं हुए। कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दिस हॉल्ट? बहुत सारे जो ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो नहीं हुएंगे, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शंस नहीं हुएंगे डोमेस्टिक मार्केट में। एंड शटर्स ऑफ मैनी ब्रांचेस ऑफ PSBs लाइक SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, all were shut down on Thursday with the message informing customer about the strike. तो ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे ही बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया या ऐसे ही बैंक के एम्प्लॉय ने पार्टिसिपेट किया है जिनका प्राइवेटाइजेशन अभी प्रायोरिटी बेसिस पर गवर्नमेंट कर रही है। इवन केस SBI, PNB और बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स के भी एम्प्लॉय ने या उनकी भी ट्रेड यूनियन ने पार्टिसिपेट किया है इस स्ट्राइक ने। एंड सर्विसेज आर लाइकली टू बी हिट ऑन फ्राइडे एज वेल। वाई? बिकॉज इट इज़ अ 2 day स्ट्राइक।
And if we talk about the strike calls, the strike call was given by United Forum of Bank Union, UFBU. It is an umbrella body of 9 bank union. तो ये जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है UFBU, ये एक्चुअली 9 ट्रेड यूनियन की एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर, ये सारे ट्रेड यूनियंस भी इंक्लूडेड हैं. तो इट मीन्स इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी, हम ये कह सकते हैं. अगर स्ट्राइक, वैसे भी बैंक के एम्प्लॉय अगर स्ट्राइक पर जाते हैं तो पूरी इकोनॉमी जो है उस समय इम्पैक्टेड रहती है. और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि फ्राइडे को भी चेक क्लियरेंस, लोन अप्रूवल, डिपॉजिट्स, विड्रॉल, ये जैसे जो सर्विसेज हैं, इवन ATM, किसी केस में ATM की भी सर्विसेज जो हैं वो इम्पैक्ट रहेंगी. एंड अकॉर्डिंग टू AIBA General Secretary, approximately 2.04 million checks worth rupees 18,600 crore could not be transferred on Thursday. हालांकि इन स्ट्राइक में पार्टिसिपेशन जो होता है वो वॉलेंटरी होता है, बट यस, एम्प्लॉय के केस में यूनिटी देखने को मिलती है, पीयर प्रेशर भी होता है, बहुत सारे अदर प्रेशर भी होते हैं. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी कॉल आती है स्ट्राइक की तो सारे ही एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं. हाँ, अगर जो एम्प्लॉय नहीं भी करते हैं दे कैन नॉट रिज्यूम द ऑपरेशन फ्रॉम द ब्रांचेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रांचेस क्लोज रहती हैं. फ्राइडे को भी ये स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू रहेगी. डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हूसएवर इज हैविंग देयर अकाउंट इनटू एनी बैंक. नाउ लेट अस लुक इनटू द सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. बायजूस इन टॉक्स टू रेज $4 billion at $48 billion value. तो द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस इज इन टॉक विद चर्चिल कैपिटल. अगेन चर्चिल कैपिटल से फिर बायजूस स्टॉक में है, नेगोशिएशन में. किस लिए? in order to raise the fund of $4 billion. तो $4 billion का फंड रेज करने के लिए चर्चिल कैपिटल से नेगोशिएशन हो रहा है बायजूस का. इसके अलावा बायजूस is also planning to go for public listing के लिए भी बायजूस प्लान कर रहा है through the special purpose acquisition vehicle SPAC. So the round is expected to be more than double the valuation of the Bangalore based firm, about $48 billion according to the people familiar with the matter. तो इस पर्टिकुलर फंड रेजिंग एक्सरसाइज के बाद ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बायजूस का जो वैल्यूएशन है वो करंट वैल्यूएशन से जस्ट डबल हो जाएगा. और अगर बायजूस की बात करें, अगर आप पिछले 1 या 2 साल का फिनोमिना देखें बायजूस का, तो बायजूस कंटिन्यूअसली फंड रेजिंग एक्सरसाइज पर जा रहा है. कई सारे मर्जर और एक्विजिशंस भी हुए हैं बायजूस में, जिसकी वजह से इट हैज़ बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप राइट नाउ. तो अभी के लिए बायजूस हैज़ एन ऑफर ऑफ $4 billion फ्रॉम चर्चिल कैपिटल एट अ वैल्यूएशन ऑफ $48 billion. हालांकि बायजूस एक्सेप्ट करता है ये ऑफर फंड रेजिंग का कि नहीं, फिलहाल के लिए दे आर हैविंग ऑफर. एंड mid-22 तक बायजूस आर प्लानिंग फॉर US लिस्टिंग. सो लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी मूव ऑन इन फ्यूचर. आप देख लेते हैं नेक्स्टली, पावर बिल मेक ओवर, नो सब्सिडी एबॉलिशन. सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो सारे प्रपोजल जो कि ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 में प्रपोज किए थे, जो कि सब्सिडी को रोल बैक कर रहे थे, वो सारे प्रोविजन जो गवर्नमेंट है वो वापस ले रही है. इसका सीधा मतलब द बिल विल नो लॉन्गर हैव द प्रोविजन ऑन एबॉलिशन ऑफ सब्सिडी. तो सब्सिडी एबॉलिशन नहीं होगा जो इलेक्ट्रिसिटी पर मिल रहा था. तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 गवर्नमेंट प्रेजेंट करने वाली थी, उसके ड्राफ्ट में ऐसे प्रोविजन थे कि जितनी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हैं वो वापस से रोल बैक कर ली जाए. बट फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू रोल बैक ऑल द सेवरल प्रपोजल्स इंट्रोड्यूस्ड इन ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड डेफिनेटली द बिल इज नो लॉन्गर हैव द प्रोविजंस ऑन एबॉलिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी. और इस प्रपोजल के बाद से और इस डिसीजन के बाद से सेंटर का जो कमिटमेंट है टू इंट्रोड्यूस द DBT इन द इलेक्ट्रिक सेक्टर वो भी इम्पैक्ट करेगा. इन द लेटेस्ट राउंड ऑफ चेंज इन द बिल द प्रपोज DBT हैज़ बीन ड्रॉप टू. द
क्योंकि सब्सिडी को ड्रॉप करने का जो डिसीजन था, प्रोविज़न था, उसको हटा लिया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जो प्रोविज़न थे उसको भी ड्रॉप्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब सब्सिडाइज फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाएगी। क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो बिल प्रपोज किया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें डिस्कॉम के रिफॉर्म को लेकर के, डिस्कॉम्स आर वेरी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड फॉर नाउ दीज डेज फॉर गवर्नमेंट, तो उसके रिफॉर्म को लेकर गवर्नमेंट ने जो बिल लाया था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ये प्रपोज किया गया था कि जो टर्म सब्सिडी है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट के प्रपोजल्स हैं, इसके प्लेस पर गवर्नमेंट विल एक्चुअली यूज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT इन इलेक्ट्रिसिटी लाइक LPG, जैसे कि LPG के केस में गवर्नमेंट करती है, कंज्यूमर के खाते में सीधे सीधे सब्सिडी का अमाउंट जाता है। अब चूंकि गवर्नमेंट इसको लेकर के कई ज़्यादा अपोजिशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आई एम जस्ट अमेंडिंग दिस प्रपोजल, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस प्रोविजन of removing subsidy, but in that case DBT will also be not possible. Many states have been critical for the move to end the subsidized power rates, जिसमें से जो फार्मर बॉडीज हैं ड्यूरिंग देयर रीसेंट एजिटेशन हैड कम डाउन हैविली ऑन अगेंस्ट दिस प्रपोजल। सो प्रेशर में आके सेंटर को ये रोल बैक करना पड़ा, और सो रोल बैक करने के बाद से DBT LPG की तरह जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम है वो भी रोल बैक हो चुकी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रूपी गेन्स बॉन्ड यील्ड स्टेबल आफ्टर फेड डिसीजन। तो इंडियन रूपी गेन्ड ऑन थर्सडे आफ्टर द US फेडरल रिजर्व केप्ट इट्स पॉलिसी रेट्स अनचेंज। तो यूएस के सेंट्रल बैंक ने फिलहाल के लिए पॉलिसी रेट जो है वो अनचेंज किया है, वाइल टाइटनिंग द पेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और इसी न्यूज़ के बाद से जो इंडियन रुपी जो कंटिन्यूसली धड़ाम होता चला आ रहा था, वो फिलहाल के लिए उसने थोड़े टाइम के लिए गेन किया है, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड यील्ड हैं वो भी स्टेबल हुई हैं। Bond yield also remains steady as the US Fed policy fueled risk appetite in the emerging market assets. क्या ऐसा कर दिया US फेड ने जिसकी वजह सडनली बॉन्ड यील्ड भी इंक्रीज होने लगी और इंडियन रुपी जो है वो स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। US फेड सेड इट वुड बाई $30 billion less in bond from the market every month, while 12 members of the 18 guided expected 3 rate hike in 22। और इसी के बाद से इमीडिएटली जो डॉलर और इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट बिगड़ रहा था, फाइनली इंडियन रुपीज़ ने थोड़ा सा गेन किया है। द इंडियन रुपी क्लोज्ड एट 76.09 अ डॉलर, अप फ्रॉम इस प्रीवियस क्लोज दैट वाज 76.23। तो इससे लेकर के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट या थोड़ा सा गेन इंडियन रुपी ने रजिस्टर किया है। हालांकि ये कितने टाइम तक कंटिन्यू रहेगा, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं वो मार्च तक की डेप्रिसिएशन देख रहे थे, डिवैल्यूएशन देख रहे थे, बट कितने टाइम तक ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, बॉन्ड यील्ड स्टेबल रहेगी, ये अभी आगे के इवेंट्स पर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिला इंडियन रुपी में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, डोंट टेक कोर्सिव एक्शंस इन IBC केसेस, SC टेल ED। सो दिल्ली हाई कोर्ट हैज बैक्ड द लेजिटिमेसी ऑफ IBC लॉ एंड रिस्ट्रेनिंग एनी कोर्सिव एक्शंस by ED against the company undergoing for liquidation process approved by NCLT। तो सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि ऐसी कंपनी जो कि ऑलरेडी लिक्विडेशन की प्रोसेस में जा रही है, अप्रूव्ड लिक्विडेशन की प्रोसेस में जा रही है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के थ्रू, ऐसी कंपनीज के अगेंस्ट ज़्यादा कोर्सिव एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ED को गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है ऑन दिस मैटर। इन अ डिटेल्ड रूलिंग ऑन इंटरप्ले बिटवीन IBC एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, the Delhi High Court has allowed the writ petition by a liquidator to proceed with the liquidation process of the corporate debtor। तो अब इस नेक्सस को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। IBC का ED से क्या लेना देना, लिक्विडेशन प्रोसेस में ED क्यों इंटरफेयर कर रहा है, एंड व्हाट इज़ द रिलेशन विद IBC हैज़ विद द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये बहुत ज़्यादा नेक्सस है। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ को शॉर्ट में ही समझते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को रोक दिया है। किस लिए रोक दिया है? फॉर टेकिंग एनी फर्दर एक्शन like coercive action or otherwise against whom? Against the liquidation state of the corporate debtor or the corpus gathered by the liquidator in terms of sale of liquidation assets as approved by NCLT or adjudicating authority under IBC, जो कि
NCLT is the adjudicating authority under IBC. तो फिलहाल के लिए ईडी को रोक दिया गया, ईडी के हाथ बांध दिए गए कि आप ज़्यादा कोर्सिव एक्शन ना लीजिए अंडर दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और IBC यानी NCLT की ही जो अथॉरिटी है वो, या जो सुपरमेसी है वो रहेगी प्रोसीडिंग और लिक्विडेशन और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में। ईडी शुड नॉट इंटरफेयर। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट हैज़ बैक द लेजिटिमेसी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी लॉ रिस्ट्रेनिंग कोर्सिव एक्शन बाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हालांकि ये कितना सही डिसीजन है, कितना गलत डिसीजन है, ये फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में पता चलेगा, बट यस ये बात तो पक्की है कि कहीं ना कहीं इनमें भी नेक्सेस है। जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं, लिक्विड जो कंपनी लिक्विफाई हो रही हैं, उनका मनी लॉन्ड्रिंग से भी कुछ ना कुछ इंटरप्ले चल रहा है जो कि फ्यूचर में ओपन हो सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट प्लान्स टू कंप्लीट 5G ऑक्शन इन जुलाई। द गवर्नमेंट इज लुकिंग द टाइम फ्रेम विद इन द फर्स्ट 2 weeks ऑफ द जुलाई फॉर वॉट टू किक ऑफ एंड कंप्लीट द अपकमिंग 5G ऑक्शन, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है। पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा डीले हो गया, बट जो नेक्स्ट जुलाई आने वाला है, गवर्नमेंट इज थिंकिंग टू कंप्लीट दिस ऑक्शन टिल जुलाई अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन विद ऑफिशियल्स। और जिसके लिए ट्राई से रिकमेंडेशन भी मांगी गई है ऑन बेस प्राइस कि कितना बेस प्राइस रखा जाए जिसके ऊपर इसके बाद 5G का ऑक्शन होगा। तो प्रोबेबली मार्च तक ट्राई अपनी रिकमेंडेशन दे देगा, आफ्टर विच द नेसेसरी कैबिनेट क्लियरेंस विल बी गिवन। और अगर जुलाई तक ये रोल आउट ऑक्शन हो जाता है तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का कहना है कि रीजनेबल नेटवर्क 5G रोल आउट विल हैपन ओनली इन फाइनेंशियल ईयर 23 और कैलेंडर ईयर 23। तो जो एक्चुअल रोल आउट है 5G सर्विसेज का वो कैलेंडर ईयर 23 तक ही हो पाएगा, अगर गवर्नमेंट जुलाई तक 5G के ऑक्शन कर देती है। और अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो दूसरे कंट्रीज़ में या काउंटर पार्ट कंट्रीज से कंपैरिजन में इंडिया इज़ फार बिहाइंड इन लॉन्चिंग द 5G मोबाइल सर्विसेज। अभी तक 67 कंट्रीज़ जो हैं वो 5G सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज लॉन्च कर चुके हैं। इवन बाय 2027 5G विल अकाउंट ओनली फॉर 37% अगर इसी पेस से गवर्नमेंट चलेगी। तो अभी ग्लोबली अगर सिनेरियो देखा जाए तो कंट्री इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया में अभी भी जो प्रीडोमिनेंटली जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं दैट इज़ 4G। और अगर जुलाई तक ऑक्शन हो जाता है, 2023 तक 5G सर्विसेज रोल आउट हो जाती हैं, तो भी 2027 तक ये केवल 37% तक का ही कवरेज कर पाएंगी ये 5G मोबाइल सर्विसेज, ऐसा टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का कहना है। इसीलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा हसल बसल में इस पर्टिकुलर प्लान को, इस पर्टिकुलर ऑक्शन को कंटिन्यू करना चाहती है। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.